हाय, मैं अशोक सर। एपी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछली कक्षाओं में देखे बुद्धि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा कि एक कारक सिद्धांत। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में क्या पढ़ा? एक कारक सिद्धांत जिसके प्रतिपादक कौन है? बिने। ये टेट सीटेट की परीक्षाओं में पूछा जाता है। इनके प्रतिपादक बिने हैं और इनके सहयोगी स्टर्न और टर्मन महोदय हैं। और हम लोगों ने ये देखा द्विकारक सिद्धांत जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 1904 में ये हुआ। स्पीयरमैन, अंग्रेज मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने इसे प्रतिपादित किया 1904 में, जिसमें दो कारक बताए थे। आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। त्रिकारक 1911, इसके प्रतिपादक स्पीयरमैन। ये आपको याद रखने की जरूरत थी, कौन सा सिद्धांत किसने दिया और कब दिया। ये विफल रहा, इसे सर्वमान्य नहीं हो सका। और बहुकारक सिद्धांत इसको दिया थार्नडाइक महोदय ने। थार्नडाइक कब दिया? 1922 में। 1922 में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक ने 1922 में दिया। और समूह कारक सिद्धांत ये दिया थ्रस्टन महोदय ने। कब दिया? थ्रस्टन और कैरी दोनों लोग का नाम आता है। कब दिया? 1946 में। ये 5 कारक पिछली कक्षाओं में हम इसकी विस्तृत चर्चा किए थे। आज हम लोग देखेंगे पदानुक्रमिक सिद्धांत, बुद्धि संरचना सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, तरल एवं ठोस सिद्धांत, त्रितंत्र सिद्धांत। इन 5 सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे पदानुक्रमिक सिद्धांत। हम लोग चर्चा कर रहे हैं पदानुक्रमिक सिद्धांत, हेराल्टिकल थ्योरी। ये कौन दिया? बर्ट और बर्नन महोदय ने। किसने दिया? बर्ट और बर्नन महोदय ने। कब दिया? 1960 में। इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि की जितने भी सिद्धांत दिए हैं, पिछले जितने भी मनोवैज्ञानिकों सिद्धांत दिए हैं, सबको आवश्यक बताते हुए और उन्हीं को मिलाकर एक बुद्धि का नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत या पिरामिड का सिद्धांत कहा जाता है। पिरामिड का सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने स्पीयरमैन का जो जी कारक है उसको प्रमुख बताया कि जी फैक्टर जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको प्रमुख बताया। और उसके बाद क्या किया कि ये स्पीयरमैन का जो जी कारक है इसको प्रमुख बताया और ये कहा कि ये सभी मानसिक क्रियाओं में सहायक है और सभी प्रकार से ये सहायक होता है। इसके दूसरे स्तर पर थ्रस्टन महोदय द्वारा जो बताए गए कारक हैं, थ्रस्टन महोदय द्वारा जो कारक हैं उनको बताया कि शाब्दिक, 2 भागों में बांट दिया उसको, शाब्दिक और व्यवहारिक, 2 भागों में बांट दिया। और तीसरे स्तर पर गिलफोर्ड द्वारा, जेपी गिलफोर्ड द्वारा बताए गए कारकों को रखा। उसने क्या कहा कि इसमें शाब्दिक पे भी शाब्दिक एक रखा और दूसरा रखा आंकिक, और इसमें एक स्थानिक रखा और दूसरा रखा यांत्रिक। इस प्रकार उन्होंने तीसरे स्तर पर ये रखा। और जो बाकी के नीचे के बचे कारक हैं इसको विशिष्ट बताया कि ये विशिष्ट कारक हैं, स्पेसिफिक। ठीक है, इस ढंग का उन्होंने ये बताया। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी विद्वानों, जितने भी मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि का सिद्धांत दिया, सबको आवश्यक मानते हुए उन्हीं सबको मिलाकर बुद्धि का एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया और उन्होंने स्पीयरमैन का जी कारक को प्रमुख माना है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि बुद्धि संरचना सिद्धांत। हाँ, तो हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में जेपी गिलफोर्ड का 3 डायमेंशनल थ्योरी।
ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा भी जाता है अक्सर एग्जाम में, कब दिया गया और किसने दिया। जेपी गिलफोर्ड ने ये दिया कब, 1967 में, 1967 में। इससे पहले 1955, 57, 59 में इनका अध्ययन इस पर चलता रहा। उन्होंने एक घनाभ के आकार का बनाया और कहा कि बुद्धि जो है 3 बीमाओं में विभक्त है, 3 बीमाओं में विभक्त है। पहला उन्होंने बताया कि क्या, विषय वस्तु, कंटेंट जिसे कहते हैं, दूसरा संक्रिया और तीसरा उत्पाद। ये कंटेंट और ऑपरेशन और प्रोडक्ट। उन्होंने क्या कहा कि जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, ये क्या हो गया, विषय वस्तु हो गया। इसके बारे में हमें कुछ करना है, हमें सोचना है, तो क्या करेगा, दूसरा ऑपरेशन, संक्रिया, समझेगा, विचार करेगा। अब फिर जो हम सोच के हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, उत्पाद। इस प्रकार उन्होंने ये बताया कि जैसे ये विषय वस्तु हम देखें, कंटेंट, कंटेंट को उन्होंने 4 बीमाओं, 4 कारकों में बांटा है। बताया कि इसके अंतर्गत 4 कारक होते हैं। ये कंटेंट चित्रात्मक, फिगरल, सिंबॉलिक, सेमेंटिक और ये बिहेवियर, शाब्दिक, व्यवहारिक। ये 4 बता दिए कि विषय वस्तु होते हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इस, जिसे बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहा जाता है, 3 डायमेंशन थ्योरी भी कहा जाता है, 3D थ्योरी भी कहा जाता है और त्रिआयाम बुद्धि संरचना भी कहा जाता है, त्रिआयाम के नाम से भी जाना जाता है। तो विषय वस्तु में चित्रात्मक यानी चित्रों को देखकर उसे समझने की क्षमता, ये बताया, और सांकेतिक, सिंबॉलिक यानी किसी भी संकेत को देखकर समझने की क्षमता। जैसे मान लीजिए किसी बालक को आप 2 इस प्रकार के लिख के दे दिए, तो उसके अंदर ये क्षमता आ जाएगी, ये चिन्ह देख के समझ जाएगा किसमें हमें गुणा करना है, वो 4 आंसर ला देगा, इसकी क्षमता। और शाब्दिक, शब्दों के नाम सुनकर उनके अर्थ को समझना। यदि किसी बालक को हम कह दिए कि मैंगो लाओ, आम लाओ, तो वो क्या करेगा, उसके अर्थ को समझ जाएगा, वो आम ही लाएगा, ठीक है। और व्यवहारिक, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक कैसा बालक का व्यवहार है ये समझना, ये जानना इस पर निर्भर करता है। और हम देखेंगे दूसरा संक्रिया, ऑपरेशन। इसके अंतर्गत इन्होंने 5 कारक बताए, 5 तत्व बताए। पहला बताया संज्ञान, कॉग्निशन, दूसरा बताया स्मृति, मेमोरी, और अभिसारी चिंतन, परंपरागत चिंतन भी कैसे, कन्वर्जेंट थिंकिंग, और अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, और मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। अब देखेंगे इसमें क्या होता है, संज्ञान यानी जो पिछले से कुछ हमें संज्ञान में है, कुछ हमको जानकारी है, उसके बारे में भूतपूर्व कुछ हमारे मालूम है कि हमें ये चीज़ होता है। मान लीजिए किसी बालक को बता दीजिए कि a+b का होल स्क्वायर कितना होता है, तो उससे याद है, उसको याद रखने की क्षमता। स्मृति, हाँ ये देखिए स्मृति। मेमोरी, अब जो हम कुछ सीखे हैं इसको कितने समय तक धारण कर सकते हैं, ये इस पे डिपेंड होता है, उसकी मेमोरी कैसे, इसको समझने की क्षमता। अब आता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, किसी समस्या पर कोई एक विशेष हल, कोई एक विशेष रास्ता निकालना। और ये जो उसका है अपसारी चिंतन, ये इसके जस्ट उल्टा है, एक समस्या पर एक हल नहीं निकालना, कई हल, कई तरीकों से उस समस्या का समाधान करना। जैसे आपने पूछा कि आगरा का ताजमहल कहाँ आए ताजमहल कहाँ है, तो बच्चे ने क्या बताया, अपसारी चिंतन में ताजमहल बता दिया आगरा है, उसे दोबारा मतलब उससे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। यदि आपने पूछ लिया कि ताजमहल जाने का रास्ता कौन सा है, तो अपसारी चिंतन के अंदर किया जाएगा, वो कई रास्तों से घुमाकर या कई रास्तों से जाने का है, तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत है।
और इवैल्यूएशन मूल्यांकन। मूल्यांकन हम देखेंगे कि जो विषय वस्तु है आप उसमें से देखेंगे कि बालक कौन कितना किया कार्य, कितना नहीं किया, क्या बचा रह गया, क्या किया, ये हम इसका इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। अब देखेंगे कि विषय वस्तु, हम विषय को देखें और हमारी संक्रिया हो गई। संक्रिया होने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया वो किस रूप में आया उसको देखते हैं। तो रिजल्ट जो होता है ये, तो कैसे हम उसे इकाई के रूप में धारण कर सकते हैं। सुनी हुई देखी हुई बातों या प्रतीकों को समझे और उसे एक इकाई के रूप में रखें। और कैसे, और दूसरा कैसे रखते हैं, उससे वर्ग क्लास, किसी क्लास के रूप में उसे वर्गीकृत भी कर सकते हैं। और संबंध, उससे किसी विषय वस्तु का हम संबंध भी स्थापित कर सकते हैं और एक सिस्टम के तहत भी रख सकते हैं। जो हमारा सिस्टम एक प्रणाली है उसे रख भी सकते हैं। औपचारिक रूप से चिंतन करना मतलब सिस्टम के अंतर्गत रखना, मतलब औपचारिक रूप से चिंतन करना। समस्या या वस्तु को दो स्थान से चेंज करना, रूपांतरण, प्रत्यावर्तन जिसे कहते हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन, ये करना। और निहितार्थ, जो हम कुछ सीखते हैं उसे भविष्य तक रखने की जो हमारी क्षमता होती है, इम्प्लीकेशन, निहितार्थ, वो ये चीज़ें हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जो बुद्धि है 3 बीमाओं में विभाजित है, तीनों बीमार के अनेक कारक हैं और इसलिए विषय वस्तु को हम इनपुट भी कर सकते हैं, इनपुट, प्रोसेस, और ये आउटपुट हो गया, ठीक है। और जब 1967 में, ध्यान रखने की बात है, जब 1967 में इन्होंने ये थ्योरी, ये सिद्धांत दिया, तब इनकी जो ये विषय वस्तु कितनी थी, विषय वस्तु में कारक 4 थे, ठीक है। 1967 में विषय वस्तु में कितने थे, 4 कारक थे और संक्रिया में 5 थे और आपका उत्पाद प्रोडक्ट कितना था, 6। तो ये हो गया 120 कारक, 20 तक। 1967 में जब ये इन्होंने सिद्धांत दिया, उन्होंने बताया कि बुद्धि के टोटल 120 तत्व होते हैं, लेकिन इन्होंने 1977 में स्वयं ही संशोधन किया और विषय वस्तु में जो ये चित्रात्मक है इसमें बढ़ा दिए। चित्रात्मक के जगह पे इन्होंने क्या कर दिया, 2 बढ़ा दिया, एक श्रव्य, दूसरा दृश्य, 2 कारक कर दिए। तो विषय वस्तु में 1 बढ़ गया तो 5 गुणते 5 गुणते 6, तो कितना हो गया, 150। और उसके बाद इन्होंने किया 1980 में इन्होंने संक्रिया में 1 बढ़ा दिया, संक्रिया में 1 बढ़ा दिया, तो उसमें कितना हो गया, 5 गुणते 6 गुणते 6, तो कितना, 180। वर्तमान समय भी संशोधन हुआ है जिसका कोई अभी साक्ष्य प्रूफ नहीं है, इसलिए हम उसे अभी नहीं कह सकते हैं। तो ये 180 तत्व से मिलकर बुद्धि बनी हुई है। अब हम लोग देखेंगे बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत आप लोग याद रहे, कहीं बहुकारक सिद्धांत जो है वो थार्नडाइक महोदय का है, बहुबुद्धि सिद्धांत ये गार्डनर महोदय का है, हार्वर्ड गार्डनर। इन्होंने 1983 में ये सिद्धांत दिया, बहुबुद्धि सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि का एकाकी स्वरूप न मानकर, यानी बुद्धि का एकाकी स्वरूप न मानकर बुद्धि को बहुप्रक्रिय बताया है। और जो इन्होंने बुद्धि को 7 तरीकों से बताया, बुद्धि 7 प्रकार की होती है और जो सबसे अलग स्वतंत्र रहती है, यानी सबका जो कार्य करने का तरीका है वो अलग अलग है। हम देखते हैं कि ये 7 प्रकार की कौन कौन सी बुद्धि है। ये 7 प्रकार की बुद्धि उन्होंने बताई, ये 7 प्रकार की बुद्धि होती है।
और ये पहला बताया भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी भाषा विचारों को समझना और कहना। जैसे कि किसी बालक में यदि भाषा का ज्ञान नहीं है तो अपने शब्दों को अच्छे से नहीं रख सकेगा, इसलिए भाषाई बुद्धि का बताया कि ये कारक है। और दूसरा तार्किक गणितीय बुद्धि, यानी तर्क करने और अंकों को समझने की क्षमता ये। और तीसरा बता स्थानिक बुद्धि, यदि हम किसी स्थान के विषय में जानते हैं तो वहाँ पर शीघ्र पहुँच जाएंगे, हमारा कल्पना शक्ति का विकास भी तीव्र होगा। हमको मान लीजिए प्रयागराज जाना है तो हमें दिमाग में है कि प्रयागराज कहाँ है और कैसे जाना है, ठीक है, तो हम ये उसमें पहुँच सकते हैं। और शारीरिक गतिकी बुद्धि, बॉडी कैनेटिक, यानी शरीर पर नियंत्रण रखना भी ये बुद्धि बताया है कि जैसे हम आवेश में आ गए, ठीक है, तो हमको किस प्रकार से अपने क्रोध को नियंत्रण करना है या हमें हंसी की नियंत्रण करना है, ये इस पर निर्भर है। और अगला दिया है संगीत बुद्धि, ये अक्सर ये बुद्धि कलाकार साहित्यकार इसमें पाया जाता है, ठीक है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी कि अपने लय तारक तो इसको किस प्रकार से कब रखना है, कैसे रखना है, ये बुद्धि कार्य करती है। और व्यक्तिगत आत्मबुद्धि, पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस, ये इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे हम अपने भावों विचारों ये कैसे दूसरों के समक्ष रखते हैं, ये इस बुद्धि इस प्रकार बताती है, ठीक है। और व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, पर्सनल अदर इंटेलिजेंस, ये भी इम्पोर्टेंट है। यानी जैसे हम किसी डॉक्टर के पास गए तो क्या करेगा वो, अपने नहीं हमारी बुद्धि है उस पर वो उसको सर्च करेगा, उस पर निष्कर्ष निकालेगा, को दूसरे पर यानी दूसरे पर दिमाग खर्च करना, ठीक है, ये इस पर डिपेंड होता है। और बाद में उन्होंने क्या किया कि खुद ही संशोधन किया और 2 बुद्धि बताया 1998 में उन्होंने लाया प्रकृतिवादी बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी व्यक्ति प्रकृति के बारे में समझे जाने, इसमें जानने की क्षमता। जैसे बादल घिरा हुआ है, ठीक है, तो व्यक्ति को आभास हो जाता है खूब बारिश होने वाली है। और अस्तित्ववादी बुद्धि, यानी कि व्यक्ति को वास्तविकता से परिचय लाना है, जीवन मरण ये सब चीज के विषय में जानने की क्षमता, ये बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर का। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि बहुकारक सिद्धांत जो थांडाइक महोदय ने दिया है उसी को बहुबुद्धि सिद्धांत समझ लेते हैं, लेकिन ये बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर महोदय का है, ठीक है। तरल एवं ठोस सिद्धांत, बुद्धि का तरल एवं ठोस सिद्धांत, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड, ये किसने दिया, आरबी कैटल। ये पूछा जाता है टेट सीटेट के एग्जाम में, पूछा जाता तरल एवं ठोस का सिद्धांत किसने दिया, आरबी कैटल 1963, ये भी याद रखना चाहिए आपको। और इन्होंने बताया कि इसमें 2 बता दिए 2 प्रकार की होती है। पहला इन्होंने ये बताया कि ये जन्मजात होते हैं, तरल जो होती है, तरल को इन्होंने बताया तरल जन्मजात, और ठोस को ये बताया अर्जित। यानी ये जो है स्पीयरमैन का जो जी कारक है जन्मजात, वहां से कि ये वंशानुक्रम से प्राप्त होता है, वंशानुक्रम से प्राप्त होता है, और ये वातावरण से, ठीक है। यानी इन्होंने कहने का मतलब ये इनका कि वंशानुक्रम वातावरण का मिश्रण है, बुद्धि जो है वंशानुक्रम वातावरण का मिश्रण है, बस इनका इतना ही है। और हम लोग आगे अब देखेंगे कि रॉबर्ट स्टेंड का जो सिद्धांत दिए हैं त्रितंत्र का सिद्धांत, इस बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत रॉबर्ट स्टेनबर्ग, इसमें भी कंफ्यूजन पैदा होता है।
त्रितंत्र यानी त्रिकारक का सिद्धांत आप लोग स्पीयरमैन का वो कहीं याद आपको आ जाता है, या त्रिआयामी गिलफोर्ड का, तो नहीं ये नहीं है। त्रितंत्र का सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया है। इन्होंने बुद्धि को 3 रूप में बताया कि बुद्धि का जो है 3 रूप होता है, व्यवहारिक बताया, सृजनात्मक बताया और विश्लेषणात्मक बताया। इन्होंने 1986 में दिया है, ये भी याद रखना आपको। इन्होंने बताया कि व्यवहारिक यानी इससे व्यक्ति अपने जीवन में जो अपने दैनिक जीवन में कार्यों का संचालन कर रहा है, व्यवहारों का संचालन कर रहा है, वो व्यवहारिक बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, इसको संदर्भात्मक भी बुद्धि कहते हैं, संदर्भात्मक, ठीक है, ये भी कहा जाता है। और इसे सृजनात्मक बुद्धि कहते हैं। दूसरा ये सृजनात्मक यानी जो हम नए कार्य, नए सिद्धांतों का निर्माण करते हैं वो इसी बुद्धि के सहायता से कर पाते हैं, या हम कह सकते हैं अनुभवजन्य, अनुभवजन्य, इसे दूसरा भी नाम दे सकते हैं। यही नए कार्यों, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन इसी के आधार पर कर सकते हैं। और तीसरा है विशेषात्मक बुद्धि, यानी जब हम किसी विषय वस्तु पर तर्क, वितर्क, चिंतन, मनन ये सब करते हैं तो ये इस बुद्धि के अंतर्गत आता है। इसे घटकीय बुद्धि भी कहा जाता है, घटकीय बुद्धि। ठीक है, यानी तर्क वितर्क करने की क्षमता पैदा होती है, एक विश्लेषणात्मक घटकीय बुद्धि से आती है। ये त्रितंत्र सिद्धांत हो गया। अब हमारे जो बुद्धि के 10 सिद्धांत हुए, 2 वीडियो हमने ये आपको प्रोवाइड कर दिया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।